गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दिन का आगाज कैसा हुआ, बल्कि बस सबीन से मेरे से मत पूछें प्लीज कैसा हुआ, आप अपना बताएं कैसा हुआ। माइन वाज गुड। सही। थोड़ा सा मैं देर से निकला आज घर से। सही। जिस टाइम पे मैं निकलता हूँ उससे आई थिंक 5 मिनट शायद मैं लेट निकला, लेकिन Okay. हुआ ये सबीन के चूंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता देखना कि सूरज निकलने का टाइम थोड़ा चेंज हो रहा होता है, अब रोशनी होती है जब रोशनी आप होती है। निकलें। सो उस वक्त हुआ ये कि जैसे मैंने निगाह पड़ी, इतना खूबसूरत मंजर था तो मैं कुछ देर के लिए रुक गया। वो सूरज निकलने का मंजर बहुत ही प्यारा था। मैं ये सोच रहा था कि देखिए रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम, क्योंकि एक ही रास्ता होता है उससे हम आ रहे होते हैं और रोज़ाना का मंजर डिफरेंट होता है। वो सूरज निकलने का क्योंकि टाइम थोड़ा चेंज हो रहा होता है तो रोशनी डिफरेंट होती है, कभी बादल होते हैं, कभी हेज़ होता है एंड एवरीथिंग। तो आज इट वाज ब्यूटीफुल, लाइक रोज़ ही होता है, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा लगा, शायद इसलिए भी कि मैंने कुछ लम्हा ठहर के उसको देखा। हम अक्सर भागम दौड़ में या जल्दबाजी में मिस कर रहे होते हैं हमारे आसपास की खूबसूरती को, इस नज़ारे को। वो चाहे सिर्फ एक आम सी बात ही आपको क्यों ना लग रही हो, जो कि सूरज निकलने की है, लेकिन वो कितनी ख़ास है क्योंकि ज़रा पूरी कायनात का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो। और ऐसे में सिर्फ कुछ देर को जब उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर वाकई हम सब दिन में कुछ ऐसे ऐसे लम्हात निकाल लें और सिर्फ नेचर को एंजॉय करें, वो सूरज का निकलना या गुरूब होना भी हो सकता है और वो किसी जंगल में छनती हुई रोशनी भी हो सकती है। सो थोड़ा सा जो लम्हात होते हैं वो अगर निकालें और नेचर से कनेक्ट करें आप, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव शुएब, ये भी चीज़ बहुत absolutely. इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से किस चीज़ को देखते हैं। Yes. ये बहुत मैटर करता है, वरना अक्सर मतलब वो वाली बात है कि कोई चीज़ ख़ास तभी है जब आप उसको ख़ास समझते हैं। आप उसको ख़ास सही बात। नहीं समझते तो वो चीज़ भी आम लगती है, चाहे वो जितनी भी ख़ास हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इम्पोर्टेंस को समझना Very होता है। true. वो आपके ज़िंदगी में चाहे लोग हों, चाहे कुछ चीज़ें हों, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं। सो आपने ख़ास समझना है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। फॉर ग्रांटेड जब आप सूरज निकलता है, रोज़ निकलता है, कौन सा कोई बड़ी बात है। जब ये सोचें कि जिस दिन ना निकले उस दिन क्या होता है, नजर ना आए, बल्कि फिर उन क्या मुल्कों होता से है? मुताल्लिक आप जरा देखें ना कि स्कैंडिनेवियन कैसी कैसी खबरें आती हैं। 6-6 महीने वहाँ पे लोग सूरज नहीं देख पाते, या अगर दिन होता है तो बहुत मध्यम सी रोशनी होती है। एग्जैक्टली। तो वहाँ के तो वो लोगों तरस पे रहे होते हैं। इम्पैक्ट तरस रहे होते हैं और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसका आप इम्पैक्ट पे। होता है शुएब। और आप देखें यहाँ पर भी 3-4 दिन क्लाउडी रहता है जब, तो जस्ट इमेजिन हम डाउन हो जाते हैं। हम डाउन हो जाते हैं। हम Yes. कहते हैं अच्छा अब सनी क्यों नहीं हो रहा, फिर सनी वेदर होता है तो हम सबके मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। सो देखिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसकी हमें कदर करने की बहुत ज़रूरत है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि कुछ टाइम निकालें, अपने लिए निकालें, नेचर के लिए निकालें। बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमने कनेक्ट करना है अल्लाह की नेमतों के साथ, इस कुदरत के साथ। इसकी इम्पोर्टेंस को हम सब ने मिल के समझना है। बिल्कुल ऐसा ही नाज़रीन, ये तो बात हमने की है। आप भी बताइएगा आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज सुबह सूरज देखने का, अगर किसी ने इसको ऑब्जर्व किया हो तो। अब बढ़ेंगे हम ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। डिजिटल वर्ल्ड और इसके चैलेंजेस, इस पर आज हम बात करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे ये आसपास का, और कभी कभी हम खुद ये शिकायत कर रहे होते हैं, अच्छा अब ये हो गया, अब ये हो गया। फॉर एग्जांपल कल ही मैंने देखा कि फेसबुक पर किसी ने मेरी प्रोफाइल बनाई, मेरी पिक्चर यूज़ की, अच्छा उर्दू में नाम लिखा हुआ। लगाया हुआ था। ये तो कल दोबारा हुआ ना, अच्छा, उस दिन मैंने किया, सो कल दोबारा हुआ। सो वो बार बार अकाउंट बन रहा है। सो हमारे आसपास बहुत से लोग ये देख रहे होते हैं कि स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं पे, जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे होते हैं उसी दिन आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। अच्छा बात यहीं तक नहीं रहती ना, फिर वहाँ पे लोगों से कांटेक्ट करते हैं, फिर व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, फिर किसी और व्हाट्सएप नंबर से उनको रब्ता करते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं फलाने मुल्क में हूँ तो आप, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे इतने पैसे, मुझे किसी ने वैसे नहीं दिए तो उस पर कैसे देंगे? वो एक अलग बात है, वो फिर क्रेडिबिलिटी भी होती है। नहीं, क्योंकि मैंने कभी लिए नहीं ना, 1-2 लोगों के अलावा मैं नहीं लेता होता, तो जिनको पता है। थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। लेकिन सभी ने तो एक मामला, अदरवाइज देखें बहुत सी जगहों पर हम ये देखते हैं कि आपकी तस्वीर इस्तेमाल हो रही होती हैं, स्पेशली अब एआई के दौर में तो हम ज़्यादा इसको फेस भी करें, बट अदरवाइज भी मसला हमारे यहाँ ये है कि हमें साइबर क्राइम का पता ही नहीं है। Yes. क्या क्या जराइम इसके अंदर फॉल करते हैं, हमें उनका आइडिया ही नहीं। And how to report, हमें where to कुछ report, चीज़ें बहुत नॉर्मल लग रही होती हैं कि अच्छा इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो रूटीन है, अच्छा हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स कॉमन।
वो चीज़ें करते करते उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। बिल्कुल। स्पेशली हमारा कानून हमें क्या राइट्स देता है, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले बेसिक समझेंगे कि साइबर क्राइम बेसिकली कौन कौन से जराइम हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। और इसमें ये बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, किसी भी जब हम इशू पर बात कर रहे होते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक केस को बुनियाद बनाकर बात नहीं हो रही होती। इसमें हम ज़रूर ये बात ऐड भी करेंगे, अक्सर ये होता है कोई केस सामने आता है, बंदा उसमें एक ह्यूमन एंगल तो निकाल रहा होता है, लेकिन ये बात नहीं हो रही थी कि चूँकि पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है तो रास्ता कानून अपना बनाएगा। ये बात अंडरस्टैंड करने की है। मूविंग ऑन जी, चूँकि आज हम इस पर बात भी करें, पीका की जब हम बात करते हैं पीका 2016 जिसके तहत साइबर कवानीन बनाए गए और उसके हिसाब से हम देखते हैं तफ्तीशी निज़ाम कायम किया गया, अब NCCI है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हमें ज्वाइन किया है वकार अहमद साहब ने, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन केसेस को देखते हैं जो कि साइबर क्राइम से जुड़े और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वकार साहब बहुत शुक्रिया। चूँकि आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, दैट मीन्स आप बिल्कुल एपेक्स कोर्ट में है, वहीं पे जो मामला आते हैं उनको आप देख रहे हैं, बट ज़रा पूरा एक निज़ाम है कि कैसे NCCI देखता है, फिर कैसे हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि साइबर क्राइम क्या है, कौन कौन से ऐसे मामलात होते हैं जो कि हमें समझना चाहिए कि ये साइबर क्राइम है। हर वो ऑफेंस जो मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया ऐप्स या कोई भी इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू किया जाए उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है। आम तौर पे चोरी, डकैती जो कि जुर्म हैं जिस्मानी दुनिया में, वही ऑफेंस अगर किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू किया जाए तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। और बेसिकली साइबर क्राइम को जो हमारा लॉ डील करता है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का है, वो डील करता है। और इसमें NCCI एक पहले FIA का ही साइबर क्राइम एक विंग तो हुआ करता था, वो इसको डील करता था। अब मौजूदा दौर में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करती है और वो इसको प्रोब करती है आगे। ओके, थोड़ा सा प्रोसेस भी बताइएगा रिपोर्ट करने का, एंड देन सुप्रीम कोर्ट तक किस किस्म के केसेस आते हैं। अब जब रिपोर्ट करने की बात आती है तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो फैक्ट्री होता है, जो मुतसरा आदमी होता है, बंदा होता है, उसके पास जो पहला काम उसके करने का होता है वो ये है कि जो उसके साथ ऑफेंस हुआ है उसका एविडेंस वो सेव करे। फॉर एग्जांपल उसको किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी किसी ने फेक आईडी जनरेट कर लिया है, सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने उसकी आईडी को एक्सेस कर लिया है, तो उसका वो एविडेंस सेव करेगा। पहले स्क्रीनशॉट लेगा, या अगर वो ऑडियो कॉल उसको रिसीव हुई है, उसको डिफेम किया जा रहा है तो उसको वो ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करेगा, जो भी उसके पास एविडेंस है उसको सेव करे। अगला स्टेप ये है कि अपने आप को वो महफूज करे। फॉर एग्जांपल उसका अगर पासवर्ड हैक हुआ तो पासवर्ड को चेंज करे। और तीसरा स्टेप फिर ये आता है कि NCCI को वो रिपोर्ट करे, ताकि NCCI अपने जो प्रोसीजर SOP उनके हैं उनके मुताबिक उसको प्रोब करेगा और आगे लेके उसको चलेगा। ओके, क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि अच्छा ये जराइम बड़े जराइम है और ये छोटे जराइम है साइबर क्राइम की दुनिया में, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग भी है इस पीका 2016 जी बिल्कुल। साइबर क्राइम में जो मेन ऑफेंसेस आते हैं वो किसी भी बच्चे या फीमेल्स को अगर कोई हिरासा करता है, ब्लैकमेल करता है, चाहे उसकी वीडियो के थ्रू, उसकी फ़ोटेज के थ्रू ब्लैकमेल करता है, तो ये बड़ा हीनियस ऑफेंस समझा जाता है। इसी तरह अगर कोई रिलीजियस ऑफेंस है, किसी को रिलीजियसली मजहबी तौर पे किसी की फीलिंग कोई हर्ट करता है, तो ये भी बड़ा हीनियस ऑफेंस समझा जाता है। इसी तरह किसी की अगर गैर कानूनी रसाई, किसी की आईडी आप हैक करते हैं या हैक करने की कोशिश करते हैं, या किसी का कोई डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं या चोरी कर लेते हैं, तो ये हीनियस ऑफेंसेस में जो मेन ऑफेंसेस हैं उनमें फॉल करता है। इसी तरह अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे ऊपर डिफेम करने की कोशिश करते हैं या उसको हिरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इवन कि अगर आप किसी को बार बार सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ऐप के ऊपर बार बार मैसेज ही कर दें, इवन गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दें बार बार, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो ये सेल्फ ये भी एक ऑफेंस कहलाता है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करा तो भी? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ऐसे ये एक ब्लैकमेलिंग का कानून क्या कहता है? अगर आप किसी को किसी की इजाज़त के बगैर, किसी की विल के बगैर गुड मॉर्निंग के, जुम्मा मुबारक के ये मैसेज अगर आप सेंड कर रहे हैं, अगला बंदा उसको पसंद नहीं कर रहा या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हमारा कानून क्या कहता है? हमारे ये जो बार बार मैसेज भेजना, अगले का रिप्लाई ना आने के बावजूद, ये भी एक किस्म की हिरासानी, आपको इसे हिरासा कर रहे हैं, चाहे वो गुड मॉर्निंग का है या गुड इवनिंग का है या शब बखैर है, जुमा है या ईद के हैं, कोई भी है तो ये हिरासानी है। जब आप इसको बार बार किसी को ये मैसेज भेजते हैं तो ये काबिल दस्त अंदाजी जुर्म बन जाता है। और अगर जो मुतासरा फरीक है वो FIA को या NCCI को वो रिपोर्ट करता है
तो वो उसके ऊपर बाकायदा कागज़ लेके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर उस जो ये ऑफेंस करने वाला होता है उसको बुलाते हैं, प्रोब करते हैं। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे जो चीज़ है वो देखा ये जाएगा कि जो मैसेज भेजने वाला है क्या वो फ्रीक्वेंटली ये मैसेज भेज रहा है और उसकी नीयत क्या थी। अगर उसकी नीयत उसको बार बार फॉलो करना है तो किसी को अननेसेसरीली फॉलो करना ये एक ऑफेंस है। अच्छा, ऐसे में कोई आपके पास कोई ऐसा केस है, कोई एग्जांपल अगर हम बता सकें कि जो सज़ा किस किस्म की हो सकती है? सज़ा इसमें दो किस्म की होती है साइबर क्राइम में। आपको उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जिसमें आप जेल जाना पड़ सकता है, और फ़ाइन भी होता है जिसमें आपको जुर्माना अदा करना होता है। तो दोनों किस्म की सज़ा पीके एक्ट में मौजूद है। कितनी सज़ा होती है? सज़ा मैक्सिमम अभी अब रिसेंटली हमारे पास एक केस है उसमें 17 ईयर्स एक आदमी को सज़ा हुई Oh, very है। तो सज़ा काफ़ी इसमें क्वांटम जो है वो काफ़ी हैवी है। इट्स बिकॉज जब तक देखिए बात यह है कि जब तक सख्त सज़ाएं नहीं दी जाएंगी ना तब तक जो हरासमेंट है, ऑनलाइन हरासमेंट, ये जारी रहेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी किसी को हरास करने की सोच भी अगर रखता है तो वो सोच ही वहीं ख़त्म हो जाए, ये सोचते हुए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम अपनी ख़वातीन के लिए सेफ़ ऑनलाइन स्पेसेस, सेफ़ डिजिटल स्पेसेस का एक कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्चुअली हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही, और क्या इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी ऑफेंस कर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो? नहीं, लाजमी नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। जिसके ख़िलाफ़ ऑफेंस हो रहा है अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है, ऑफेंस करने वाला अगर किसी बैर के मुल्क में बैठा हुआ है, तो इवन देन जो इसका ऑफेंस हो रहा है वो NCCI को रिपोर्ट कर सकता है, और NCCI उसके मुताबिक जो एविडेंस उसके पास है उसको कलेक्ट करेगा और उसके ऑफेंस को प्रूव किया जाएगा। कैसे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि वो शख्स मुल्क से बाहर है, मुल्क में तो मौजूद ही नहीं है। क्या प्रोसेस होता है? अगर वो शख्स मुल्क में उस वक्त मौजूद नहीं है तो NCCI उसको एक इशू करती है नोटिस फॉर इंक्वायरी कि आप इंक्वायरी के खिलाफ केस इनिशिएट हुआ है, आप इसमें आके अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर वो नहीं आता तो उसको ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है, जैसे इश्तिहारी आम ज़बान में आप बोल सकते हैं। जब कभी भी वो पाकिस्तान में आएगा तो वो एयरपोर्ट से अरेस्ट हो जाएगा। ओके। क्योंकि हमने ऐसे बहुत से मामला देखेंगे उसमें गैर मुल्की भी तो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अकाउंट्स बन रहे होते हैं, आपके राब्ते करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी और मुल्क में बैठे होते हैं, नंबर्स भी और होते हैं, लेकिन जो आपके पैसे बहरहाल जा रहे होते हैं वो समहाउ किसी ऐसे माइक्रो फाइनेंस बैंक में या किसी और बैंक के थ्रू ही जा रहे होते हैं। सो कोई ना कोई तो पाकिस्तान में होता है जो इन्वॉल्व होता है, लेकिन उस चेन में एक पार्ट होता है, अदरवाइज जो मेन कल्प्रिट होता है वो कहीं बाहर बैठा उसको ऑपरेट कर रहा होता है। क्या ऐसे केसेस सामने आए, और अगर आए तो क्या जिसने भी रिपोर्ट किया उसको अपने पैसे वापस भी मिले? जी, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिनमें जो अग्रीव पर्सन है, मुतासरा अफरीक है, अगर उसने साइबर क्राइम को या अब मौजूदा जो NCCI है उसको रिपोर्ट किया है तो उसकी दादरसी हुई है। आप जिस तरह मिसाल दे रहे हैं, ये अमूमन ऐसा होता है कि गांव में देहातों में जो अनपढ़ ख़वातीन होती हैं ना, उनकी आइडेंटिटी अमूमन यूज़ की जाती है। अब आपने देखा होगा, शायद आपको भी आया होगा, मुझे कई दफ़ा खुद आया मैसेज, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम ले के कोई वो सादा लोगों को बेसिकली जो बैकग्राउंड जिनका अवेयरनेस नहीं है उनको अप्रोच करते हैं वो लोग। अच्छा, अब ऐसे में ये जो कॉल्स आ रही होती हैं आपको काफ़ी सारी, हम मुझे लगता है हम में से हर किसी को ये कॉल रिसीव हुई होगी कि अच्छा आपका पैकेज आया हुआ है फ़लानी जगह से, तो आप अपना एड्रेस शेयर कर दें तो हम आ जाएं। एक तो ये बड़ा एक ख़तरनाक सी चीज़ है कि आप अपना एड्रेस शेयर करें, अपनी लोकेशन शेयर करें उस वक्त की कि अच्छा फ़लानी जगह पे। और दूसरी बात ये होती है कि जी कोड शेयर कर रहे हैं आप जल्दी से बस कोड बता दें, हम आपका पार्सल जो है वो कंफर्म कर दें, ऑल दैट। सो वो कोड आता है एंड देन आप उसके ऊपर एकदम, क्योंकि आप अगर हड़बड़ी में या आप एक रूटीन में, तो आप बाज़-औक़ात नहीं उसको फॉलो कर पा रहे होते। ऐसे में भी ये केसेस भी, ये नंबर्स भी किए जाते हैं रिपोर्ट, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम नंबर्स होते हैं या इंटरनेट से कॉल्स होती हैं, बाज़-औक़ात नंबर एग्जिस्ट भी नहीं करते। इसका क्या प्रोसेस होता है, इसको किस तरह से रिपोर्ट किया जाए, और ये कितना बड़ा ऑफेंस है? ये अभी जिस तरह आपने मिसाल दी, बजाते खुद मुझे इसी लास्ट मंथ में 2 दफ़ा ये मैसेज आया है। मेरा व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश की गई है, वो OTP मुझे सेंड हुआ और मुझे कॉल आई कि आपका पार्सल आया हुआ है, हमने पार्सल फलां जगह पे आए हुए हैं, आपके पास एक आया है कोड, वो मुझे भेज दें, मैं पार्सल लेके आ रहा हूँ। तो ये इस तरह की हैकिंग होती है। अगर आप पासवर्ड वो जल्दबाजी में हैं या बिज़ी हैं, फ़ौरन से आपने पासवर्ड दे दिया तो आपका फेसबुक या जो भी व्हाट्सएप था वो हैक हो गया। अब वो आपका अकाउंट यूज़ करके आपकी फैमिली में से, आपके फ्रेंड में से लोगों को अप्रोच करेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया,
उसका फेसबुक मैसेंजर के थ्रू उसको मैसेज आया, उसका कज़न, वो कहता है कि मैं आपका कज़न बोल रहा हूँ, और उसने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए और इमरजेंसी भी मुझे चाहिए। अब वो इमरजेंसी इस तरह उसने बताई उसके कज़न की, उसने आइडेंटिटी पूरी शो की कि मैं आपका कज़न हूँ फलां, आप सारा फैमिली को जानता था, और उसने उसको भेज दिए। जब भेजने के बाद वो डिसअपीयर हो गया, उसका नंबर ऑफ हो गया, तो उसने अपने कज़न को अप्रोच किया, फिर जो फैमिली में था दूसरे नंबर से। उसने कहा यार मैंने तो आपसे पैसे नहीं मांगे, तो पता ये चला, वो मेरे पास आया कि मैंने NCCI को ये रिपोर्ट करना है। तो ऐसे ऑफेंसेस जब रिपोर्ट होते हैं तो अब NCCI जो है, जो आपका अपनी डिवाइस जिसमें आपको अप्रोच किया गया है, वो डिवाइस आपसे कब्ज़े में लेती है, उसका फोरेंसिक होती है, फिर वो ट्रेसिंग होती है कि कौन बंदा था, कहाँ पे उसकी लोकेशन थी, उसको ट्रेस करके उस तक पहुँचा जाता है। और उस केस में भी हमने देखा, जब हमने NCCI को रिपोर्ट किया, तो एक मुजफ्फरगढ़ का एक गांव है दूर दराज इलाके में, वहाँ की एक खातून है, शायद उस बेचारी को ये पता भी नहीं होगा कि मेरा नंबर पे कोई ID जनरेट हुई है और मेरी सिम इस्तेमाल इस केस में हो रही है। तो इस तरह के लोग ये वारदात करते हैं, और लेकिन ये ट्रेसेबल है, FIA के पास या NCCI के पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं, ऐसे केसेस ट्रेस हो जाते हैं कि क्योंकि ज़रा वो IP एड्रेस के जी थ्रू या बिल्कुल, अदरवाइज IP में एड्रेस। ट्रेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में बहुत दफ़ा ये भी होता है कि आपके पास एविडेंस नहीं होता या आप एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्जांपल, आपको कोई हरास कर रहा है और आपको कुछ ऐसी बात वो करता है जिसमें डिसअपीयरिंग मैसेजेस भी होते हैं, कुछ ऐसी ऐप्स होते हैं जहाँ पे आपके पास मैसेज सेव करने की ऑप्शन नहीं होती, या इवन व्हाट्सएप पे भी आपको व्यू वंस पे वो भेज दे कोई चीज़ जो कि ज़ाहिर है नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ होती है या काबिल एतराज़ चीज़ होती है। अब ऐसे में एविडेंस कैसे कलेक्ट करें? अब ऐसे में अगर कोई है तो उसका स्क्रीनशॉट लिया जाना बेहतर है। अगर डिसअपीयरिंग किसी ने लगाई हुई है तो उसको अगर स्क्रीनशॉट आप एक दफ़ा ले लेते हैं तो FIA के पास ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है कि फिर उसकी ट्रेसिंग हो जाती है। व्यू वंस में आता है, व्यू वंस में अमूमन स्क्रीनशॉट भी हम नहीं ले सकते होते, नहीं ले सकते। तो उसमें फिर अगर फ्रीक्वेंट अगर कोई बंदा अप्रोच कर रहा है तो एक दफ़ा व्यू जब आप करते हैं तो आप दूसरी डिवाइस अगर आपके पास मौजूद है तो उससे उसका फ़ोटो लें, वो आपकी डिवाइस के फ़ोटो आ जाएगा साथ, लेकिन वो मैसेज आपके पास एविडेंस। और ये कितना ज़रूरी है कि उस पिक्चर लेते हुए या स्क्रीनशॉट लेते हुए उसका नंबर जो है वो विजिबल होना चाहिए, नहीं कि आपने ये सेव बहुत किया। बुनियादी चीज़ है कि जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास ऐसी एविडेंस आ जाए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन बंदा भेजने वाला है, उसका नंबर विजिबल हो, उसकी ID विजिबल हो। तो जब स्क्रीनशॉट हम लेते हैं या हमें लेना चाहिए तो उस वक्त हमें वो ये ख्याल रखना चाहिए कि नंबर या ID जिससे वो मुझे मैसेज आ रहा है वो विजिबल हो। अगर किसी के पास एविडेंस नहीं है लेकिन वो रिपोर्ट करना चाहता है, और अगर वो रिपोर्ट करता है कि फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ नंबर है, इसने मुझे इस तरह के इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस किए थे, डिलीट कर दिए, तो क्या वो डिवाइस कॉन्फिस्केट करके चीज़ें सामने आ सकती हैं कि अच्छा ये वाकई इसने ये काम किया है, या कि कोई इसको गलत यूज़ कर सकता है? अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं है, चैट नहीं है, कॉल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपको एक खदशा है कि फ़लाँ बंदा ये काम करने वाला है, जब आप FIA को या NCCI को रिपोर्ट करते हैं ये चीज़, तो FIA उस बंदे को अरेस्ट करता है या उसको प्रोब करता है और उसकी डिवाइस को कब्जे में लेता है, उसका फोरेंसिक होता है। अगर उसका फोरेंसिक होने से वो उसका निकल आता है डाटा, देन FIA उसके खिलाफ प्रोसीड करता है। ओके। और क्या इसमें एक तो सज़ा की बात हम कर रहे हैं ना कि अच्छा इतने साल की कैद, क्या इसमें ये भी हो सकता है कि मॉनेटरी टर्म्स में उसको सज़ा हो? जी बिल्कुल, फ़ाइन्स होते हैं, फ़ाइन्स होते हैं, इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उसको फ़ाइन्स होते हैं। अच्छा, अब ये फेसबुक पे अगर हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, DP लगा लेना किसी की बगैर पूछे, पता ही नहीं है, आप थोड़ी देर बाद देखा अच्छा पोस्ट है पसंद आई, उस पोस्ट का कि पिक्चर ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एंड देन उसको क्रॉप करके अपनी ID पे लगा देना, ये कितना बड़ा जुर्म है? ये भी उसी तरह जुर्म है जिस तरह आप किसी की ID को गैर कानूनी तौर पर हैक करने की कोशिश करते हैं, उसमें रसाई करते हैं। ये होता है किसी की मतलब ज़ाती अगर इसको अगर PPC में देखा जाए, आम ऑफेंसिव में देखा जाए, तो पर्सोनिफिकेशन कि किसी बंदे को आपने उसकी गलत आइडेंटिटी के तौर पे अप्रोच किया है, तो ये साइबर क्राइम में भी उसी तरह ऑफेंस है जिस तरह आम पुलिस के जो ऑफेंस होते हैं, पिनल कोड में जो ऑफेंसेस हैं, किसी को आप गलत आइडेंटिटी शो करते हैं तो वो ऑफेंस है। इसी तरह साइबर क्राइम में भी किसी की DP लगाते हैं, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके किसी और की आइडेंटिटी शो करते हुए किसी तीसरे बंदे को आप अप्रोच करते हैं, तो ये भी एक ऑफेंस है। क्या हैकिंग हमेशा गैर कानूनी होती है? बिल्कुल, हैकिंग हमेशा, हैकिंग बेसिकली आप किसी के सिस्टम में बगैर इजाज़त दाखिल हो रहे होते हैं। जिस तरह किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के घर में आप फिज़िकली दाखिल होते हैं तो वो गैर कानूनी है। इसी तरह अगर साइबर क्राइम की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में
किसी की डोमेन में, किसी की आईडी में आप दाखिल होते हैं या होने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी है। और अच्छा, एक चीज़ और भी आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी गेम्स जो कि बच्चे खेल रहे होते हैं और उन गेम्स में खेलते खेलते आपको नहीं मालूम होता कि किससे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया आपने, और बहुत से किस्से हमारे सामने आए जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ किसी बड़े का एक राब्ता कायम हो जाता है और वो उसको फिर गलत गाइड कर देते हैं। क्या बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और क्या ऐसे भी केसेस सामने आए जहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया हो कि हमारे बच्चों के साथ किसी बड़ी उम्र के शख्स ने राब्ता रखा हुआ है और वो गलत किस्म की बातें उनसे कर रहा है या उनको वरगला रहा है? जी बिल्कुल, बच्चों के बारे में या ख़वातीन के बारे में जो ऑफेंस है उसको बहुत हीनियस ऑफेंस समझा जाता है। हमें बेसिकली तो वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चों को आगाही दी जाए कि जब आप वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं तो गैर कानूनी या कोई ऐसा लिंक उनके पास आ गया है जिसका उनको आइडिया नहीं है या उनको पता नहीं है, ये उसको जानते नहीं है बंदे को, तो उसको ओपन ना करें। अमूमन ये जो फ्रॉड होते हैं वो ऐसा लिंक भेजते हैं और हम ना जानते हुए नादानी में उस लिंक को ओपन करते हैं और उससे हमारी आईडी जो है वो हैक हो जाती है। तो वालिदैन की बेसिकली ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये आगाही दें कि गैर कानूनी या ऐसा कोई लिंक अगर आपके पास आता है जिसको बारे में आपको इल्म नहीं है, उसको लिंक ना खोला जाए। लेकिन जब ये वालिदैन उसको रिपोर्ट करते हैं तो NCCI इसको बड़ा हीनियस ऑफेंस समझते हुए प्रोब करते हैं और उस बंदे तक पहुंचते हैं और उसको ट्रायल किया जाता है। तो देखें, बर्दाश्त नहीं करें, हम हमेशा करते हैं कि बर्दाश्त नहीं करें, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी कि ठीक है होता रहता है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। नो, एक तो ये कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो अब मेटा की अपने काफ़ी ज़बरदस्त जो प्रोसेस है वो आ चुका है। आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, वहीं पर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, पोस्ट रिमूव हो जाती है एंड ऑल दैट। उसके बाद अगर नहीं है तो मुतल्लिका इदारे तक जाएं, इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस, हम आपको बार बार बताते हैं। इग्नोर नहीं करें, खुदा न खास्ता कब इसके कोई इंटेंस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएं कुछ पता नहीं होता। आप रिपोर्ट करें क्योंकि आज आप हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, कल को किसी और के साथ ही होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, एट द सेम टाइम हमारे ऊपर दूसरों की भी जिम्मेदारी आयद हो जाती है क्योंकि इस तरह के जराइम को रोकना है, आपने बैरियर बनना है। बहुत शुक्रिया वकार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे कि जिनकी यूँ तो जर्नी है पिछले 7-8 महीने से सोशल मीडिया पे बिलखुसूस स्किन केयर को लेकर या फैशन को लेकर, बट रिसेंटली उन्होंने लाइक 2-3 मंथ्स बैक उन्होंने एक नया शौक सामने रखा है और वो है हॉर्स राइडिंग और टेंट पैगिंग का। वाह। और अमूमन हम देख रहे होते हैं कि मर्द इस फील्ड में ज़्यादा हमें नज़र आ रहे होते हैं, बट देखें ख़वातीन भी आगे आ रही हैं और मे भी शायद ऑलरेडी हैं, उस तरह से उनको पज़ीराई नहीं मिलती। इसको यूँ रखते हैं ना, अगर मर्द स्किन केयर में आ रहे तो ख़वातीन नेज़ाबाजी की तरफ क्यों नहीं आ सकती? शुक्र है कि मर्द स्किन केयर में आ रहे हैं क्योंकि देखिए आज के दौर की ज़रूरत है स्किन केयर। आप जो मर्जी कहें, इट्स नॉट अबाउट फैशन एंड ऑल दैट। वो ये चीज़ है कि इतने पोल्यूशन है, हमारी रूटीन्स ऐसी होती हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम अज़ कम एक प्रॉपर क्लिनजिंग या अपनी स्किन का एक प्रॉपर ख्याल रखें। एनी हाउ, ये सारी चीज़ें किस तरीके से वो लेकर मैनेज कर रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो डेली बेसिस पे उनको फेस करने पड़ते हैं, इस बारे में। और क्या कभी घोड़े ने गिराया? कभी घोड़े ने गिराया या उन्होंने घोड़े को गिराया? नहीं, पहली वाली बात ही हो सकती है। अच्छा, अभी कोई मर्द बैठा तो कहता अच्छा इसने तो घोड़े को गिरा दिया। नहीं, हम तब भी नहीं कहते ऐसा। नहीं कहते ऐसा कुछ। बताइए साहब की मुलाकात कराते, मजाक में बात थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ेबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो पहले मेरा ख्याल है शुरू इसी से कर लेते हैं। घोड़े ने कभी गिराया? जी, 2 बार। 2 बार। और इंजरी? नहीं। इस पे मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तफल क्या गिरेगे जो घुटनों के बल चलें। तो अगर आपको शाही सवारी का शौक है तो फिर गिरना भी पड़ता है और ये सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तो कोई इतना मसला पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इट्स द पार्ट। हाँ ज़ेबा, एक तरफ स्किन केयर उसकी एज एन इन्फ्लुएंसर आप बहुत से ब्रांड्स से काम भी करते हैं, तो नेचुरल नज़र भी आता है कि यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर स्किन, राइट? एक तरफ ये कॉन्शियस माइंड और दूसरी तरफ सीधा ही घुड़सवारी एंड टेंट पैगिंग, तो वो तो किधर गई सारी AM PM रूटीन?
जी, वो भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन नेज़ाबाजी, मेरे दादा अबू बहुत अच्छे नेज़ाबाज थे अपने वक्त के, तो मुझे भी शौक़ था। फिर मेरे सामने वीडियोस वगैरह आती रहती थी और अरूज अज़हर कियानी है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो उनकी वजह से फिर मैंने भी स्टार्ट की। पहले हॉर्स राइडिंग मैंने स्टार्ट की और जब मैं उसमें ट्रेंड हो गई फिर मैंने नेज़ाबाजी अभी स्टार्ट की है और इंशाल्लाह आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करूँगी। पहला कॉम्पिटिशन आने वाला है आपका? जी, बहुत जल्द तैयारी हो चुकी है? तैयारी हो चुकी है। सब कि 3-4 महीने हुए आपको, राइट? जी, 3-4 महीने। तो 3-4 महीने में हम तो सिर्फ उसको एक फन राइड के तौर पे समझ रहे होते हैं, आपने सीख भी ली है। अच्छा, मेरी लक इसमें बहुत अच्छी है कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले हैं और मैंने देसी माहौल में सीखी है। मैंने कोई राइडिंग स्कूल या कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया था, गई थी मैं, लेकिन मुझे वहाँ पे वो वाली मुझे वाइब नहीं मिली जिस तरह के देसी माहौल में मैंने सीखा। ये वाइब का बड़ा मसला है ना आपकी जनरेशन का, क्या करें वाइब चाहिए। बिल्कुल, तो वो फिर मुझे वो बात वहाँ नहीं मिली, लेकिन मेरे उस्ताद हैं नकोदर में और उन्होंने मुझे सिखाया है और मैंने बहुत ही देसी घोड़ों पे और देसी माहौल में मैंने सीखा है, तो इसलिए मैंने जल्दी सीख लिया। और मे भी शायद फैमिली में एक चीज़ है रन करती है, तो कहीं ना कहीं आपके जीन्स में तो जी है जी ही है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक, मुझे जुनून की हद तक शौक था। ओके, अच्छा, अब जो अपकमिंग कंपटीशन है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमें। जी, अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स अभी रमज़ान के बाद हैं और उनमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी। नहीं, कोई स्पेसिफिकली टारगेट किया हुआ है? नहीं, मुझे ये मेडल, ये अवार्ड विन करना है, इस कंपटीशन में जाना है, लेकिन अभी ये होता है कि इनविटेशंस आते हैं वीक पहले या इस तरह लोग इनवाइट करते हैं और मुझे पहले बहुत सारे इनविटेशंस आ चुके हैं, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि मैं कम्प्लीटली मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ, तो इसलिए क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी रिसेंटली कम्प्लीट हुई हैं। क्या पढ़ा है आपने? ग्रेजुएशन किया मैंने कॉमर्स। ओके, कॉमर्स में की है? BS कॉमर्स। सो ये जो टेंट पैकिंग का शौक एंड देन हॉर्स राइडिंग जो आप करें, उससे पहले की ज़रा रूटीन पे आते हैं। वो फैशन व्लॉगिंग एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे आप जो वीडियोस बनाती आई हैं, उसमें हम देख रहे थे आपका इंस्टाग्राम भी बड़े स्टैटिक आप उसको शूट करती हैं। थोड़ा सा वो बताएं कि शौक कैसे डेवलप हो, या आपने देखा कि मुझे आजकल दिस इज इन यही है, यही चल रहा है तो मुझे करना है? मैंने अपना वैसे ही अकाउंट पब्लिक कर दिया प्राइवेट से, मुझे शौक़ था वैसे भी पिक्चर्स बनाने का बहुत ज़्यादा, तो फिर मुझे शूट्स आने लगे, फ़ैशन शूट्स मैंने किए, मुझे PRs आने लग गए, मैंने वो किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पोर्टफोलियो बन गया और फिर मुझे अच्छे ब्रांड्स ने अप्रोच किया, इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अप्रोच किया और मोर देन 60 ब्रांड्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। वाओ, माशाल्लाह। फैशन, स्किन केयर और मेकअप। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुद क्या एंजॉय करती हैं जब कोई PR आता है? मेकअप का, स्किन केयर का, या कपड़े आ जाएं, कुछ कपड़े आ जाएं तो सबसे ज़्यादा वो चीज़ एंजॉय करती हूँ, लेकिन मेकअप मुझे जमा करने का बहुत शौक है। मैं करूँ ना करूँ, मुझे बस होता है कि मेरी मेकअप कलेक्शन होनी चाहिए। सही। तो वो फिर एक एडवांटेज है कि PRs आ जाते हैं, खुद नहीं खरीदना पड़ता कुछ। सो ये एक डिफरेंट जर्नी होती है ना। आई एम श्योर कि घर वालों ने शुरू में पूछा होगा कि क्या चल रहा है, पैकेजेस आए जा रहे हैं, कभी कपड़े आ रहे हैं, कभी मेकअप प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चल क्या रहा है ज़ेबा? जी बिल्कुल, लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे अम्मी अबू, सबसे पहला क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने मुझे परमिशन दी और मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि जेलम जैसे शहर में रहते हुए आप लोग भी समझ सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लड़कियाँ हैं जो मसला होता है। अब तो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं, लेकिन जेलम सिटी में बहुत कम लड़कियाँ हैं जो इस फील्ड में आती हैं, जो मॉडलिंग की फील्ड में आती हैं या फिर ब्लॉगर बनती हैं, तो फिर फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और वैसे क्या फैमिली तो सपोर्टिव है, लेकिन क्या जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी उतनी सपोर्टिव है? होता है ना, पप्पू ने कॉल कर दी, मामू ने कॉल कर दी, चाचू ने कॉल कर दी, कैसी वीडियो बना रही है देखो, कभी अम्मी को कॉल कर दी, अब्बू को, बिकॉज ये प्रेशर तो आता रहता है। मेरे अम्मी अब्बू ने एक ऐसी बाउंड्री रखी है फैमिली के साथ कि मुझे नहीं, वो हमें ऐसा फील कराते हैं कि वो हम पे प्राउड हैं और फिर कोई बात नहीं कर सकता। ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये बाउंड्रीज पेरेंट्स ने सेट करनी होती हैं कि नो मैटर व्हाट, इधर उधर कहीं पर भी कोई आपको कॉल ना करे, कोई मैसेज ना करे, और करे तो पेरेंट्स को पता है कि कैसे उनको थोड़ा सा पीछे रखना है कि भाईजान दिस इज योर स्पेस। और इसमें हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा रिश्ते नाते तोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उनको समझाएं कि आप भी बाउंड्री सेट करें अपनी। एग्जैक्टली, और बेशक ना समझाएं, देखिए हर एक के घर के रूल्स, उसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप नहीं अलाउ करते, इट्स योर चॉइस, आपकी अपनी फैमिली है, बट द पॉइंट इज जो कर रहा है उसको आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम हर कोई अगर हर किसी की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करें तो मेरा ख्याल है बड़ा पीस रहेगा फैमिलीज में भी ओवरऑल। अच्छा, क्या चैलेंजेस फेस किए सोशल मीडिया की जर्नी में अभी तक? सोशल मीडिया की जर्नी में मैंने यही चैलेंजेस फेस किए जो कि मोस्टली लड़कियों को करना पड़ता है।
हर माहौल नहीं होता काम करने वाला, और शुरू में मुझे नहीं पता था कि कौन सा काम मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसे PRs हैं जो मैंने करने हैं, क्योंकि अभी पहले तो मैंने बार्टर कोलैबोरेशंस भी बहुत सारी की हैं, तो अभी मेरा काम बहुत अच्छा है। सो नो मोर बार्टर ट्रेड, नो, सीधा पूछना है भाई, बताओ कि बजट क्या है। ब्रांड्स के साथ भी मैंने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है ना कि मैसेज आता है कि आपको PR पैकेज भेज देंगे, बस आप एक शाउट आउट दे दीजिएगा। जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप उन्हें कह देना अच्छा फाइन आई विल डू इट ना, सम हाउस बीच में होता है कि अच्छा किसी दोस्त ने कह दिया, किसी जानने वाले ने कह दिया, आप कर्टेसी में कह तो देते हैं, जब आप कह देते हैं कि अच्छा मैं करता हूँ, फिर आगे से आते हैं नखरे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये शॉट होना चाहिए, वो शॉट, बंदा कहता है एक तो तुम्हें मैं करके फ्री दे रहा हूँ, ऊपर से कर तुम नखरे। हाँ। लोग ये नहीं समझते कि इसके पीछे कितना प्रेशर होता है। Yes. एडिटिंग होती है, हमारी एफर्ट्स होती हैं, हमने कैप्चर किया, एडिट किया, सब कुछ हमने खुद करना होता है, क्योंकि हम अभी स्मॉल ऐसे ही आप खुद कर रहे होते हैं। yes? जी, हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो लोग ये बात नहीं समझते, वो समझते हैं कि बस ये आए हैं, इन्होंने वीडियो बनाई, अब बस हमें तो चाहिए वीडियो, हमें तो कंटेंट चाहिए। नहीं तो ये जो इतने नखरे करते हैं उनको कैसे डील करते हैं? फिर अक्सर होता है ना, आपने वीडियो भेज दी, उसके अंदर कीड़े निकाल के कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं कह देती हूँ कि नहीं बस ठीक है। दैट्स इट। होना भी वैसे यही हर चाहिए। हर कंटेंट क्रिएटर का अपना एक स्टाइल होता है, ऐसे ही है। तो फिर आई समझाना थिंक उसमें पड़ता शायद है। सादी बात ये है कि देखें डिलीवरेबल्स है ना, तय हो जाने चाहिए पहले से। पहले आप से अगर होने चाहिए। भेज रहे हैं एक पैकेज, आपकी रिक्वायरमेंट आप बता दें, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दें, और फिर हमसे हमारी रिक्वायरमेंट पूछ लें, ऐसे चलेगा। ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर्स ये भी बात करते हैं कि हमें पेमेंट्स टाइमली नहीं की जा रही होती। कंटेंट जी। उनको टाइमली चाहिए होता है, बट पेमेंट्स जो है वो कभी टाइमली नहीं आ रही होती। सो क्या आपको भी ऐसे इश्यूज फेस करने पड़े? मुझे स्टार्ट में ऐसा हुआ था, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन ये है कि फिर अभी मैंने एक बाउंड्री ये सेट की थी कि एडवांस पेमेंट, हाफ पेमेंट आप एडवांस करें और हाफ आप काम के बाद। तो इस तरह से ये सबसे ये मुनासिब बात है। जी। आपने बहुत जल्दी सीख लिया माशाल्लाह इसको। वो कभी हाफ पे फंस जाते हैं। हाफ पे करके मैं डेमो वीडियो शेयर करती हूँ कि सही। ये वीडियो मैंने बना ली है, अब अगर आप फुल पेमेंट करेंगे तो ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि Otherwise कंटेंट तो मैंने मुश्किल। बना लिया है। तो इस तरह से फिर सही रहता है। मतलब पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था कि कुछ ब्रांड्स बाद में डिश करवा जाते हैं, वो पेमेंट ही नहीं करते। ओके। अभी तक वैसे कोई ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने पेमेंट ना की हो? नहीं, ऐसे बाद नहीं में है? कर देते नहीं, नाम तो नहीं, लेट मैं बस पूछ रहा हूँ। लेट करते हैं लेकिन कर देते। कर Create देते करते हैं। कर देते हैं। ओके, चलिए जी, ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल क्या ज़िंदगी के गोल सेट किए हैं थ्रू आउट? कंटेंट की जर्नी को लेकर चलना है ज़्यादा, बिकॉज देखें दोनों चीज़ें बड़ा आपसे टाइम मांगती Time हैं, मांगती डिमांड हैं, करती हैं बिल्कुल। टाइम। बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स को हमने देखा, अच्छा अक्सर उनसे सवाल होता है ना, अच्छा कंटेंट क्रिएटर तो हो, करती क्या हो? हालांकि पूछें आप तो फुल टाइम time, एक हाँ। जॉब Full है जो time कि job है। लेकर चलनी होती है थ्रू जी। आउट। तो किस तरीके से मैनेज करने का इरादा है आगे, या भी किस तरह से मैनेज करिए, व्हाट्स द प्लान? अभी वीक में 3 डेज़ तो मेरा हॉर्स राइडिंग के होते हैं, और बाकी के जो दिन होते हैं उनमें मैं कंटेंट वगैरह शूट कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि दोनों चीज़ें टाइम टेकिंग, मतलब टाइम लेती हैं, तो बस अभी तो साथ लेके चल रही हूँ। आगे इंशाल्लाह let's see आगे देखूंगी। किस तरह अभी चीज़ें चलती हैं। अभी अगर काम ज़्यादा अच्छा चलता है तो फिर मैं अपनी एक टीम रख लूँगी, फिर उस तरह से मैनेज हो अच्छा, जाएगा। अभी जो है शूट एडिटिंग सब खुद कर रही होती हैं आप? जी। तो बस आपने करना शुरू किया और आ गया, या आप कहीं सीखा, कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल? सीखा कुछ नहीं, सीखा बस नहीं है, खुद ही करते प्रैक्टिस गए, किया आता गया, और आहिस्ते जी। से पॉलिश होता चला जा रहा है। जी, वो आपकी ग्रूमिंग हो जाती है। आज से मैं 5-6 महीने पहले देखूं, अपनी 5-6 महीने पहली वीडियो देखूं, तो मैं कहती हूँ कि ये मैं थी। ओके। तो कभी-कभी ये भी improvement होता है, आ इंसान जाती कहता है है। ये मैंने क्या कंटेंट बनाया था, डिलीट कर देता हूँ इसको मैं। जी, ऐसा होता है, लेकिन फिर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कभी डिलीट नहीं हो सकती। ये भी होता है ना, ये तो है। ये अगर आप नहीं कर सकते, फिर आप कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये आपकी मेमोरी भी तो है ना कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, यू नो, एक्सेल करते करते सीखते सीखते। आई थिंक ये तो आप एंजॉय भी कर रहे याद होते हैं। माजी अजाब है क्या? नहीं, जरूरी क्या था? नहीं है। क्या था? लफ्ज़ शेर भूल गई। यादें छीन ले माजी मुझसे अजाब हाफिज़ा है मेरा। यार अब, यार अब। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर माजी ऐसा ही हो। नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, देखिए अक्सर आप ना जब फेसबुक पे जाते हो तो मेमोरीज का ऑप्शन, अब तो पता नहीं ऐसे अपडेट किया, मैं तो ढूंढती रह गई मेमोरीज कहाँ गई। मुझे एक मौका मिलता था डिलीट करने का पोस्ट 2012 की, 2013 की, 14 की हम तो शेयर करते हैं। आई डोंट शेयर, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि हाँ वो आप चेरिश करते हैं उसको कि ठीक है आपकी एक जर्नी है, आपने ग्रो कर लिया, कि जब आपको लगता है आपने ग्रो कर लिया उसके बाद में लगता है क्या चीज़ें थे जो हम शेयर करते थे। जी। बट
somehow उस एज के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट थी, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड्स देंगे कितनी तेजी से बदले हैं। और अभी आई एम श्योर आप लोगों को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती होगी, कंपटीशन तो है, कंपटीशन आप ये कहें ना कहें कंपटीशन नहीं है, बट अगर आपसे बेहतर कोई चीज़ बना रहा है तो ब्रांड उसकी तरफ जाएगा कि वो क्रिएटिव है, उसके पास कोई नया आइडिया है। ये प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं और कितना तेज़ी से आप ट्रेंड्स को बदलते हुए देखते हैं? करने पड़ते हैं, लेकिन एक ये गैप भी है कि जिसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है उसको ज़्यादा ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि व्यूज़ किसके ज़्यादा हैं, ज़्यादा काम मैटर करता है। अच्छा। काम कैसा कर रहे हैं? काम आप लेकिन ये नहीं होता नंबर ऑफ फॉलोअर्स, वो अब पहले मैटर करते थे, लेकिन अब क्योंकि एक डिफरेंट कैटेगरीज बन चुकी हैं, टिकटॉकर और ब्लॉगर्स, तो अब मुझे लगता है कि वो गैप हो गया है। जी, तो टिकटॉकर हैं तो फॉलोअर्स चाहिए, ब्लॉगर हैं तो कंटेंट चाहिए। टिकटॉक पे कोई भी कंटेंट चल जाता है, कोई टिकटॉक भी चल पे जाता आप है। कुछ भी बना के पोस्ट कर दें, वायरल हो जाएगा। वैसे टिकटॉक पे फॉलोइंग भी बड़ी आसान है, आसान। आई डोंट नो किस तरह, बट मैंने देखा जो लोग इंस्टाग्राम पे यूजर्स ज्यादा हैं, यूजर ज़्यादा है प्रॉब्ली, या बस वो आप स्क्रॉल करते हैं तो वो थ्रू आउट जो है वो रील्स की फॉर्म में सामने आ जाती है। इंस्टा पे ये है कि डिफरेंट थोड़ा सा एक ओवरऑल हम देख रहे होते हैं उसका एक इंस्टा setup। पे आई थिंक काम ज़्यादा ऑर्गेनिक है जी। मोस्टली। टिकटॉक पे मैं ये नहीं कह रहा ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि वहाँ पे बाकी फॉलोअर्स बनाना आसान है, बन जाते हैं, आप कंटेंट रोज क्रिएट करें तो आपकी अच्छी वो एक फॉलोइंग आ जाती है। फिर अगर किसी के 1-2 मिलियन भी हो तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े कम है, लेकिन एज कम्पेयर इंस्टाग्राम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, उसका क्रिएट हो जाता है। इंस्टा का एल्गोरिदम डिफरेंट है, एल्गोरिथम डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने फ्रीक्वेंसी क्या रखी हुई है कंटेंट की वैसे इंस्टाग्राम पे या अदरवाइज जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट डाल रहे होते हैं कि अच्छा डेली डालना है, वीक में ट्वाइस करना है? समटाइम्स ये भी होता होगा कि 2-3 ब्रांड्स ने आपसे कहा हुआ है कि कोलैबोरेट करना, आप सोचते हैं कि नहीं अगर मैंने आज ये कर दिए तो नाउ आई शुड वेट फॉर अ डे और 2 ताकि ऑडियंस इस तरफ आ जाए फिर मैं एक और वीडियो अपलोड करूँ। जी। वो स्केड्यूल करना पड़ता है, ब्रांड के साथ बात करनी पड़ती है कि हम ये टाइमिंग है, ये डेट है, यहाँ पे पोस्ट होगी, लेकिन ये है कि डेली पोस्टिंग करनी पड़ती, डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ता। ओके। सबसे ज़्यादा जो एक डील आपकी अच्छी रही वो कब रही और कितनी रही? मैं ब्रांड का नाम नहीं पूछ रहा, एक लेकिन होता है ना कि दिस वाज समथिंग जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छी डील रही। रिसेंटली मैंने काम किया है एक स्किन केयर ब्रांड के साथ। ओके, इंटरनेशनल ब्रांड। फिर डॉलर्स में आए होंगे? जी। कितने डॉलर्स आए थे? ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं देखिए हम ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। ये तो गलत बात है, बताए ना ये कितने डॉलर्स आए थे? कोई चलो एवरेज बताएं कि अच्छा इतने इसके दरमियान था। पाकिस्तानी 70 to 80। 70 to 80 ठीक है। और जाहिर है आप काम कर रहे होते हैं, अभी तो हम वैसे पूछ रहे थे अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ, लेकिन जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है अभी तो इट्स बीन 8 मंथ्स और ये बड़े मतलब बड़ा अच्छा स्टार्ट है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा स्टार्ट है एंड आई एम श्योर कि आप इसी तरह से अगर कंसिस्टेंट रहेंगी तो बहुत आगे आप जाएंगी। वैसे एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का है, मुझे ऑफर्स भी आती हैं। अच्छा, किस प्रोजेक्ट के लिए ऑफर आई थी? शॉर्ट फिल्म की ऑफर आई थी मुझे फ्लिक फ्यूजन की तरफ से। ओके, नहीं किया? नहीं किया क्योंकि अभी फ़िलहाल फैमिली की तरफ से उस तरह परमिशन नहीं है। ओके। परमिशन ये नहीं है कि मैं फिर मुझे कहीं पे और शिफ्ट होना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा लाहौर या कराची में, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मना रही हैं उनको? वो मुझे कहते हैं कि थोड़ी मैच्योर हो जाओ। घर वाले बच्चा समझते हैं आपको अभी? ये तो अब आपके मैं ऊपर है सबसे ना? छोटी हूँ ना घर पे। ओके। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैं कहती हूँ आप जितनी मर्जी मैच्योर हो जाएंगी, घर वाले फिर भी यही कहेंगे कि क्योंकि आप छोटी है तो कहेंगे आप छोटी ही हैं। वो बड़ी भी नहीं, छोटी रहेंगी। और वैसे भी वो एक होता है, एक तो लड़कियों के मामले में थोड़ा ज्यादा, अदरवाइज जो छोटा होता है ना उसको वैसे ही बहुत प्रोटेक्टेड रखा जा रहा होता है, बहुत पैम्पर्ड किड वो रहता है, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए। लेकिन इससे लेजीनेस आती है यंगेस्ट चाइल्ड के अंदर। यानी आप इसको वो कर रही हैं, फील करती हैं कि यंगेस्ट नहीं होना चाहिए था। फिर अब ग्रो भी नहीं कर पाते ना उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। लाइक फिर जब आप आपको mature नहीं रियलिटी हो हिट पाते। करती है ना, बाहर जब आप निकलते हैं फिर आपको पता चलता है कि लोग आपको वैसा ट्रीट नहीं करते जैसे आपके पेरेंट्स या फैमिली क्योंकि ट्रीट ये करते। भी यंगेस्ट है ना तो इसलिए ही कैन रिलेट, तो इसलिए ज्यादा रिलेटेबल अच्छा, मुझे तो अभी तक वो मेरी बात सीरियस नहीं लेते हैं, वो कहते तुम्हें क्या पता। यही होता है। और मुझे वैसे लगता है वो शायद ठीक ही सोच रहे होते हैं, मुझे क्या पता, क्योंकि नेचुरली आप डिसीजंस लेते हैं, अपने बड़ों से मशवरा ले रहे होते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे भी ना आपको बड़ों से पूछना पड़ता है। जी। चाहे आप बड़े हो जाए तब भी बड़ा अपने बड़ों से फिर भी पूछना पूछना पड़ता है। बट स्टिल मैं एंजॉय करता हूँ बीइंग द यंगेस्ट। बड़े इसके पर्क्स भी होते हैं, वो लाड पर ज़्यादा मिल रहा होता है, आपका आई एम श्योर आपने भी इसको फेस किया होगा, बल्कि जो बड़े बहन भाई तो जेलस भी होते हैं, जी। ये छोटे को ज़्यादा प्यार मिल रहा है। होते हैं आपके केस में भी ऐसा ही है? चलता है। वैसे मिडिल चाइल्ड जो है वो थोड़ा सा सफर करता है ज्यादा, थोड़ा नहीं करता, खैर वो बेचारा अच्छा खासा सफर कर लेता है।
ना 3 में ना 13 में। इंग्लिश वाला के वो कहीं भी नहीं होता। कि वैसे आप एक बहन ने कभी कहा पेरेंट्स को इसको देखना, आपने ये भी अलाउ किया है, ये भी कर रही है? कहते ये हैं? बहुत बार, क्योंकि मैं सबसे डिफरेंट हूँ घर पे, बाकी मेरी बहन क्या जर्नी करते सबसे हैं? डिफरेंट है और वो ये कहते हैं इसको तो सब कुछ अलाउ कर दिया, हमें तो नहीं करती थी। और सोचने भी एक्टिंग अलाउ हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर बस अच्छा, वो इस वजह से देखिए जो आपके बड़े बहन भाई है ना, उन्होंने काफी बैरियर्स को ब्रेक किया होगा आहिस्ता आहिस्ता करके। नहीं उसने सबके लिए ब्रेक कर दिया है। मैंने कर दिया। चलें ये अच्छी बात है कि आगे आपकी फैमिली के जो है वो चीज़ें आसान होगी। ज़ेबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वी रियली होप कि ये जो फिगर आपने बताया इससे कई गुना ज़्यादा आप आगे Absolutely, और इट्स नॉट जस्ट यू नो मनी, आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, इसी तरह से इसको लेकर चलें। और जो आप हॉर्स राइडिंग और टेंट पैकिंग में आई है, अभी हम देख रहे थे, वो बिल्कुल मैंने देखा वो घोड़ा ऐसे आगे से उठा हुआ था, मैं हैरान था, मतलब ऐसी सिचुएशन में गिर जाता है अक्सर। हाँ, इट्स डेयरिंग माशाल्लाह। ज़ेबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। कितना ज़रूरी होता है किसी भी महफिल में अगर आप बैठे हैं तो आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेजेंटेबल लगें। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा सर्टन तरह के आपने कपड़े पहनने या बाल ऐसे या मेकअप ऐसे, आई मीन यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। बट अक्सर लोग ये बात करते हैं कि दिखने में तो अच्छा लग रहा था, अच्छी लग रही थी, बस बोलना नहीं चाहिए था। अक्सर जब चुप रहते तो अच्छा होता। बहुत सारे लोगों के अरमान वहाँ पे टूट जाते हैं। कहते हैं चुप ही रहते तो ठीक होता। वो मामला दूसरा है, अरमान टूटने वाला। हाँ, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना अच्छा खामोश ही रहते तो बेहतर। तो उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि देखें, इम्पैक्ट जो है ना वो आप क्रिएट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। आपका ऑरा क्या है, किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और उसमें कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती है। कितना ज़रूरी है कि अगर आप कहीं पर भी जाएं उन लोगों के साथ आप रिलेटेबल हो। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि वो लोग आपसे बात करते हुए कतराएं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है इंटरव्यूज़ में शोएब ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे अंग्रेज़ी में सवाल कर रहा है और आप उर्दू में जवाब दे रहे हैं। देखिए ये एक जो जिस तरह की एक चीज़ चल रही होती है उस पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है। अक्सर मैंने देखा है इंटरव्यूअर आपसे उर्दू में सवाल करता है, आप एफिशिएंट होने के चक्कर में, ओवर एफिशिएंसी में आप अंग्रेजी से हट ही नहीं रहे। एक और कैटेगरी भी है वो मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो आपसे सवाल कर रहा है उर्दू में कि ठीक है आप बात करें, इट्स फाइन। वो एक दो सवालों में जज हो जाती है आपकी अंग्रेजी। जरूरी नहीं होती कि उसके बाद थ्रू आउट आपने उसी लैंग्वेज में बात करते रहना है। तो थोड़ा सा तीसरी कैटेगरी कौन सी है जिसमें आप सवाल करते हैं और जवाब नहीं आता? वो तो हमारे साथ जो कैटेगरी हो जाती है वो वाला मामला होता है। कभी कभी होता है ना, आप किसी महफिल में आप कभी सवाल कभी। कर रहे होते हैं, कभी कभी हो जाता है तो आगे से जवाब नहीं आ रहा होता। लेकिन चले मौजू पे आ जाते हैं। कितना ज़रूरी है ये जो आपकी मौसर कम्युनिकेशन है ना, सिलेक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप अपनी बात बहुत मौसर अंदाज से अगले तक पहुंचा सकें, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, प्लस कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आप ही कुछ ऐसा काम कि आप ब्रांड फील भी करें, आप ब्रांड बन जाएं। इस पर बात करेंगे। हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है, ब्रांड कंसल्टेंट भी हैं और लैंग्वेज सेंटर को हेड भी कर रही हैं। इस पर बहुत अच्छी उनकी राय होती है। पहले हमारे शो में आ चुके हैं जवेरिया शबीर साहिबा। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वेलकम सलाम। सो गुड टू हैव यू जवेरिया साहिबा। ये जो मौसर कम्युनिकेशन है, क्या हम वाकई सिखा रहे हैं और क्या वाकई हम देख रहे हैं, या क्या हमें लगता है कि नहीं ये एक मिसिंग लिंक क्रिएट हो गया है हमारे दरमियान अब? जी ऐसा है कि मेरी ये राय है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तालीमी इदारे जो हैं इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं और गवर्नमेंट लेवल पर भी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। इस गैप को फ़ील किया गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब्रॉड तो चले जा रहे होते हैं या अपने नेशनल लेवल पे वर्किंग कर रहे होते हैं, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स, लेकिन उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है। ठीक है। हालांकि जो करिकुलम होता है यूनिवर्सिटीज़ का, तो तालीमी इदारों का, उसमें कम्युनिकेशन पे काफ़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स में, बात को दूसरों को समझाने में कुछ कमी रह जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो उस पे अब डिफरेंट ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज के थ्रू तवज्जो दी जा रही है। और आप जिस सेंटर को हेड कर रही हैं वहाँ पे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, प्रॉब्ली जर्मन लैंग्वेज भी है, टर्किश भी है, इंग्लिश भी है।
क्या एक नई लैंग्वेज को सीखना ये भी आपके ऊपर बड़ा इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो, या वो सिर्फ एक फ्लेक्स के तौर पे होती है लैंग्वेज की, अच्छा मुझे जर्मन भी आती है या मुझे टर्किश भी आती है? बिल्कुल ऐसा है, वैसे वाकई लोग इसको एज अ फ्लेक्स भी यूज़ करते हैं। मुझे इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन इसका आपके वैसे आपकी इकोनॉमिक्स पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका जॉब मार्केट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आप जाहिर बात है बाइलिंगुअल हो गए तो फिर आपके लिए जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं आपके उनसे बढ़ जाती है। आप अंदाज़ा कीजिए, आप भी एक इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, एक दूसरा शख्स भी इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी ये स्किल है जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है अचीव करना। एक नई लैंग्वेज को सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो फिर लेकिन अगर आपने अचीव कर लिया है तो फिर आपको उसका फ़ायदा भी मिलता है। अच्छा, कौन से लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी सीख लेनी चाहिए? स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा तेज़ होती हैं इस एज में, लर्नर बहुत अच्छे होते हैं। किन किन लैंग्वेजेस में बच्चों को इस वक्त इनरोल करवा देना चाहिए जिसका स्कोप आगे चल के हो सकता है या उनके लिए बेहतर है? पहले तो मैं इंग्लिश का ही नाम लूँगी, क्योंकि देखें जिस तरह वक्त गुज़र रहा है, बिल्कुल दूसरी लैंग्वेजेस की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत बिल्कुल जो है ना वो डोमिनेंट है और प्रोमिनेंट है। दूसरा ये भी देखना चाहिए कि आप अपने बच्चों के गोल्स क्या सेट कर रहे हैं और आगे जाके वो कहाँ सेटल होना चाहेंगे, पाकिस्तान में, क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की अपनी बहुत सारी ज़ुबानें भी हैं और उनका आना भी आपके लिए NGOs में बहुत फिजिबल होता है। तो अमूमन इंग्लिश और उसके साथ अब आप फ्रेंच, चाइनीज़, जर्मन। अब जर्मन लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि यूरोप में अगर आप एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो ये ना सिर्फ एक जर्मनी के लिए बल्कि बहुत सारे दीगर ममालिक में भी आपके दरवाजे खोल देती है, क्योंकि ये उनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी। और जर्मनी में तो ये भी है ना कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से किसी ने जाना है तालीम हासिल करने के लिए, ठीक है कुछ यूनिवर्सिटी ज़रूर पढ़ा रही होंगी अंग्रेज़ी में, लेकिन मोस्टली वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। प्लस कम्युनिकेशन इन अपार्ट फ्रॉम 1-2 सिटीज़, आप जर्मनी में कहीं पर भी जाएंगे तो आपको जर्मन में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट इंटरैक्ट। अच्छा, ये तो होगी लैंग्वेज की बात ना, लेकिन बोलने का अंदाज़ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फिर चाहे अंग्रेजी है, वो टर्किश है, वो फ्रेंच है, क्योंकि आपको ये ना कहना पड़ जाए कि मेरा वो मतलब नहीं था। ये मतलब क्लियर और पहले से क्लियर रखने के लिए कैसे कम्युनिकेट किया जाए? इसमें दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो टोन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आप बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं और आपकी टोन सही नहीं है तो वो बात अच्छी तरह से क्रॉस नहीं जा सकती। तो हमें टोन पे तवज्जो देनी होती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स जब आप सीख रहे होते हैं तो उसमें आपका गोल क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपको किस लहजे में बात करनी है, किस डिफ़िकल्टी के किस लेवल पे बात करनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी आपने बहुत प्यारी बात की कि बात आप इंग्लिश में कर रहे हैं, जवाब आपको उर्दू में आ रहा है या जवाब आ नहीं रहा, तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं। लैंग्वेज बजाते खुद ज़ाहिर सी बात है बहुत एक मेन चीज़ है, लेकिन उसको डिलीवर कैसे करना है और इस तरह डिलीवर करना कि अगले बंदे को मैसेज आपका पहुंच जाए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। क्या हमें टोन चेंज करनी चाहिए थ्रू आउट द डे कि अच्छा अब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो मेरी ये टोन होनी चाहिए? एब्सोल्युटली। और अब मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ तो टोन ये होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मुझे लगता है। जैसे हम अपने रोल्स चेंज करते हैं, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं अपने एक दिन में ही, उसी तरह हम टोन भी चेंज करते हैं। हमारी जब हम पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं बहुत बात करेंगे, डिफरेंट बात करेंगे। ऑब्वियसली आप जब बेगम से बात करेंगे अपनी तो आपकी टोन तो डिफरेंट धीमी हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। तो जब बेगम आपसे बात करेंगे तो टोन हाई होगी सर, ऑफ कोर्स टोन डिफरेंट होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडोर्स कर दिया भाई आप लोगों ने तो इस मामले को। हाँ तो ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे ही है बस जिंदगी, ये चलता है कि बॉस से बात करें टोन और होगी और अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट है तो टोन और हो जाएगी। हालांकि इसमें अक्सर लोग ये राय भी रख रहे होते हैं कि वाई आर यू चेंजिंग योर पर्सनैलिटी, आपको तो सबसे एक ही तरह से बात शायद करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक
आपका शायद ओपिनियन ये है कि नो, हम रोल जिस तरह चेंज करते हैं टोन भी चेंज करनी चाहिए, बिकॉज देखें एक ही बात अगर हम किसी से मुस्कुराते हुए करेंगे तो उसका एक और इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। एक ही बात अगर आप चाहते हैं कि नहीं बहुत फर्म किस्म का आपका एक जाए मैसेज, तो फिर आप थोड़ी सी अपने टोन को आई डोंट नो व्हाट शुड बी द राइट वर्ड, लेकिन आप उस थोड़ा सा सख्त रखेंगे। मैं इसमें बदतमीजी का एलिमेंट नहीं रहा, लेकिन आप उसे सख्त रखेंगे। हम बेहतर है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक ऑफिस सेटिंग में है तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए तो आपको बेशक फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन आपको फर्म ज़रूर होना है ताकि बात आपकी क्रॉस भी जाए, आपकी अथॉरिटी भी रहे और बात मुकम्मल भी हो, आपकी जो आपने काम कहा है वो कंप्लीट भी हो। Okay. और सेल्स ट्रेनिंग जैसे उसमें भी इन चीज़ों को सिखाया जाता है, क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे में ही कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत है, चाहे वो आपकी तालीम हो, आपके ऑफिस हो या मार्केटिंग या ब्रांडिंग हो। एनीथिंग। क्या बोलने से ज़्यादा सुनना इम्पोर्टेंट होता है? मेरा ख्याल है जितनी भी सेल्स होती हैं या जितनी भी आप किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे होते हैं तो पहले आपको उनकी बात सुननी होती है, क्योंकि आपको उनका पर्सपेक्टिव सुनना होता है, उनकी सोच को जानना होता है, उनके इंटेंशंस को जानना होता है, और ये आप बोलकर हरगिज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो खामोशी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कब आपने खामोश होना है, कितना खामोश होना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करता है। जी बिल्कुल, और ये सीख लेना कि कब बोलना है और कब खामोश होना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रेकिंग और मेकिंग योर करियर। ओके, एंड देन अक्सर लोग कहते हैं ना हमें ब्रांड बनना है, अक्सर हम अक्सर कहते हैं ये तो चलता फिरता ब्रांड है। ये वो चीज़ें जो जुमले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिकॉज वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसा इतने अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं कि हर कोई उन्हें हायर करना चाहता है या उनसे सीख रहा होता है थ्रू आउट। लास्टली ये ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से अपने आप को ब्रांड बनाया जाए। उसके लिए ये है कि सबसे पहले आप देखें कि आप ब्रांड में कौन सा ब्रांड बनना चाहते हैं, तो ये आपने पहले फैसला करना है। आप आइडेंटिटी क्या आप लेंगे, आप क्या लोगों को अपने बारे में बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, आप क्या पर्सनैलिटी प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप अपना एक मिक्स बनाते हैं अपने एट्रीब्यूट्स का, जिसे हम ब्रांड एलिमेंट्स कहते हैं। यानी आप वो कौन सी आदत होंगी जो आपके अंदर होंगी और आप क्या प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वक्त अपने बारे में एक जुमला किसी से पूछें कि मैं आपके लिए क्या हूँ, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो अब आप ये ऑडिट कर सकते हैं कि ठीक है, क्या वाकई ही मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता था या चाहती थी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा ब्रांड है। तो उसकी मिक्स एंड मैच से और उसको प्रॉपर्ली स्ट्रेटजाइज करके और अपनी ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें अपनानी होती हैं प्रैक्टिकली, फिर ही लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं जो ब्रांड आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सेम गोज़ फॉर ऑल द मार्केटिंग, जो भी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात कर लें तो आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के ब्रांड्स डिफरेंट तरह के एहसासात, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मुताबिक ही वो अपनी कैंपेन डेवलप करते हैं, उसके मुताबिक ही थीम, पर्सनालिटी, कलर्स, एवरीथिंग। खुद हम लोग भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उन कलर्स को प्रेफर करते हैं, उस टोन को प्रेफर करते हैं जैसा कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, इसका मतलब है जिसने भी सेल्स में जाना है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शायद कम्युनिकेशन स्किल। तो सबके लिए ही है, लेकिन उनके लिए शायद ज़्यादा है। क्या अंडरस्टैंडिंग है ये हमारे यहाँ कि अच्छा अगर आपने डिग्री कर ली है, आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, बट आप स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लो और फिर जाओ प्रोफेशनल लाइफ में, या ड्यूरिंग योर वर्क? अनफॉर्चुनेटली जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है। आप देखें कि बहुत सारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जब वो कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है बात कैसे करनी है, इवन कि उठना बैठना कैसे है और नाइस कैसे होना है, हम्बल कैसे होना है। आजकल तो ये भी एक इशू है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है ये कि आप ये भी तो जाने कि दूसरा क्या सोच रहा है, एम्पैथी। तो ये एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और आई थिंक बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनीज अब इसमें आ रही हैं, लेकिन ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हिस्सा होना चाहिए, ताकि आपको डिग्री के बाद
अलग से ना करना पड़े. इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर करिकुलम, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर टीचिंग मेथोडोलॉजी, कैसे आप बच्चों के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं. जहाँ पे ये नज़र आए ना कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, जहाँ पे नज़र आए कि अच्छा किसी बच्चे में आपको लगता है टैलेंट तो बहुत है, नॉलेज बहुत है, इंटेलेक्ट बहुत है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, काम करें तो ना काम कि करें. उसको अक्सर तो हम टीचर्स को देखते लेबल हैं कर ना, देते हैं. लेबल कर देते हैं, निकम्मा है, ये है, इसको तो बोलना नहीं आता है, शाय है, ये बड़ा मसला है ना. शाय है, वो शाय है तो स्कूल भेजा है, आपकी जिम्मेदारी है ना कि उसको आपने एक्सट्रोवर्ट बनाना है या आपने उसको कॉन्फिडेंस देना उस तरह के कि वो शाइनेस से निकले. फिर इसमें एक और हम बड़ी गलती करते हैं ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इट्स अ बॉय और वो इस तरह करे, क्या लड़कियों की तरह करे, आई मीन ये क्या तरीका है, ये कौन सा जुमला होता है जो उसको कह रहे ये होते तो हैं. एक डिबेट है, वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी मसला आप. हो जाएगा अभी. बहुत शुक्रिया जमीला साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. Thank you. बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमने अपनी सोच को चेंज करना है. अपनी सोच चेंज होगी, सब कुछ बदल जाएगा. ऐसे ही है जी. आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफिज.